एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास सेकेंड CRM का, जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं। और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो क्लास फर्स्ट आप देखिए ज़रूर। और मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है CRM की फर्स्ट क्लास। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं, और या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा टारगेट 10K है और जल्द से जल्द मैं ये टारगेट पूरा करना चाहती हूँ। आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ऐसे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं। और चलिए आगे अब हम क्लास सेकेंड अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे कमेंट करते रहते हैं और मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी, कोई बच्चा मुझसे बोल रहा था कि मैम जैसे आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ाए थे, आप वैसे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाइए और उसको फिर प्रोवाइड करिए। तो देखिए, मैंने हिस्ट्री की 5 लेक्चर का PDF अपने टेलीग्राम चैनल में दे चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये हमारी क्लास सेकेंड है, क्लास 1 का PDF मैं दे चुकी हूँ। तो देखिए, हर एक क्लास का PDF देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपना खुद सेल्फ से नोट बनाइए, सेल्फ प्रिपेयर करिए नोट्स। और देखिए, ये CRM जो सब्जेक्ट चाहूँगी, तो मेरा CPWD में सिलेक्शन हुआ है SSC के थ्रू। ऑल इंडिया रैंक मेरा 15 आया था, और मेरा साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ है एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो देखिए, आप अपना सेल्फ खुद नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को कंटेंट प्रिपेयर किया जाए। तो जितना आप मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत मुझे करनी होती है, क्योंकि देखिए, ये CRM सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं दिया गया है। 2-3 बुक से उसके बाद मैं गूगल सर्च करती हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल मिलता है तो उसके बारे में सर्च करती हूँ। कोई कंपनीज होती है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल, तो ये सब के बारे में सर्च करके मुझे बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है, फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे 1 बार या 2 बार में समझ नहीं आता है, 2 से 3 बार 4 बार उस चीज़ को बार बार जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे समझ में आता है। और आई होप आप लोगों को भी इतना ही डिफिकल्ट लगता होगा। तो उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ इस टाइप का कंटेंट प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये मुश्किल हो जाता है कि पहले ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करो, फिर उसके हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करो। तो देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप खुद बनाइए। एटलीस्ट इतना मेहनत तो आप कर सकते हैं। टाइम बहुत है आप लोगों के पास, सितंबर, अक्टूबर, तो इतना टाइम है। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। पूरे जर्नी में मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो बने रहिएगा और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आइए अब हम क्लास सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लास 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो CRM का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन क्या है CRM का, और बहुत सारे डेफिनेशन हम देखे थे, उसको समझे थे। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जैसे कि Amazon, गूगल, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था कि कौन CEO है, कौन फाउंडर है। तो वो आप क्लास जरूर देखिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ CRM। तो CRM में हम लोगों ने जनरली 3 टाइप्स का देखा था। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक CRM, सेकेंड ऑपरेशनल CRM एंड थर्ड एनालिटिकल CRM। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़ा आप लोगों का, तो कुछ बच्चे का ये डाउट था कि मैम कोलैबोरेटिव CRM भी होता है क्या। तो देखिए, जो क्लास मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था उसमें जो बुक से मैंने रिफर किया था, उसमें उसकी 3rd एडिशन में ये 3 टाइप दिया था जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। लेकिन जब आप लोगों का डाउट था तो मैं खुद भी उस पर थोड़ा सा सर्च की और देखा कि जो 2nd एडिशन है उसमें कोलैबोरेटिव दिया था, स्ट्रेटेजी नहीं दिया था। स्ट्रेटेजिक की जगह कोलैबोरेटिव दिया हुआ था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो कई बार आप लोगों को स्ट्रेटेजिक CRM नहीं देखने को मिलेगा, कोलैबोरेटिव देखने को मिलेगा। कहीं 4 टाइप्स का CRM दिखेगा, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, एनालिटिकल एंड कोलैबोरेटिव। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं ऐसे क्यों दिया गया है। लेकिन देखिए,
फिर इतना डिटेल्स में अगर कंफ्यूजिंग है तो आप लोग से नहीं पूछेगा। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट होगा, और ये गारंटी दे सकती हूँ कि 100% गारंटी दे सकती हूँ कि फ्री में इतना अच्छा लेक्चर, इतना कंटेंट आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर जैसे कि CRM सोल्यूशन हेल्प इन, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम CRM का कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर कोई कंपनी है वो CRM सॉफ्टवेयर या CRM टेक्नोलॉजी अपना रही है, तो उसके लिए उनका क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सेल उनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कैसे सेल इंक्रीज होता है वो हम देखेंगे। बहुत सारी मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद हेल्पिंग कस्टमर मेकिंग द राइट डिसीजन, ये कैसे कह सकते हैं आप, जैसे कि आप कोई परचेज करते हैं तो जैसे आप अमेजन पे गए तो वहाँ पर रेटिंग आप लोगों को गिवन रहता है, और बहुत सारे जो ऑलरेडी उनके कस्टमर है वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, या बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा ख़राब है। उससे आप लोगों को क्या होता है, एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प होता है। ठीक है, कि ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर क्लोजर, जैसे कि मैंने बताया था, इतना इंटरेक्शन होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन और एक कस्टमर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन होती है। उसके बाद सेल्स एफिशिएंसी इम्प्रूव, जाहिर सी बात है अगर सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी और कंपनी को क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये देखिए, ये पूरा बेसिक है CRM का, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने फटाफट डिस्कस कर दिया। अब आते हैं जैसे कि सेकंड फॉर्म हम लोगों ने देखा था ऑपरेशनल CRM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों का सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जो इसका पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये ऑपरेशनल CRM, सबसे पहले एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो ऑपरेशनल CRM नाम से ही समझ में आ रहा है ऑपरेशन, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होंगे। तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेशनल CRM रिफर्स टू सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू टेक गुड केयर ऑफ देयर कस्टमर। अपने कस्टमर का ध्यान रखना होता है, वो तो हर जगह ही होता है, एक कस्टमर ओरिएंटेशन होना रहता है। And this aspect of CRM provides support for different business processes include sales, service, marketing। तो इसमें मेनली देखिए 3 चीज को फोकस किया जाता है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है ऑपरेशनल CRM, तो मेनली कस्टमर से रिलेटेड जो होता है उसको सेल मेन होता है, मार्केटिंग होता है और सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ये 3 चीज होती है। और कैसे होता है अब हम देखते हैं। ये आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग 3 चीज ऑपरेशनल CRM में आती है। ठीक है, अब देख लीजिए ऑपरेशनल CRM सम एप्लीकेशंस, यानी कि अगर हम लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका एप्लीकेशन देखना है CRM का कि कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैंने आप लोगों को बताया था, सिमिलरली ऑपरेशनल CRM कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसमें हम 3 टाइप से पढ़ते हैं मेनली। फर्स्ट मार्केट ऑटोमेशन, सेकंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जिसे हम SFA कहते हैं, और ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ है, इसका फुल फॉर्म पूछा था आप लोगों से। एंड थर्ड जो होता है वो होता है सर्विस ऑटोमेशन। तो पहला मार्केटिंग ऑटोमेशन, सेकंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जिसे हम SFA कहते हैं, और थर्ड हमारा हो गया सर्विस ऑटोमेशन। अगर इन सब चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे तो एक ऑपरेशनल CRM का ये हिस्सा होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए ये हम 3 पार्ट में देख लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मार्केटिंग ऑटोमेशन, SFA एंड सर्विस ऑटोमेशन। इतना आप लोगों को क्लियर है। आइए अब देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मार्केट ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन। नाम देखिए बहुत हाई फाई सा लग रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन, पता नहीं क्या होगा, क्या ऑटोमेशन करना है क्या नहीं करना है। देखिए जब मैंने इसका रिसर्च किया, जब मैंने खुद स्टडी किया 3-4 बार, तब मुझे समझ में आया ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को मैं एग्जांपल के थ्रू जब समझाऊंगी तो आप लोगों को कुछ भी इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
सबसे पहले तो इसका 3 पार्ट आप समझ लीजिए, फिर मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। कैंपेन मैनेजमेंट, इवेंट बेस्ड और ट्रिगर मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पहले ये हम 3 चीज डिस्कस करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो देखिए मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है, जिसे हम MA कहते हैं। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन कैसे आएगा, जनरली आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो अगर आपसे MA पूछा इस रिस्पेक्ट में CRM में, तो ये होगा मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो सबसे पहले आप एक बार फुल फॉर्म याद रख लीजिए, और भी बहुत सारे फुल फॉर्म है जो आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी। तो ये क्या होता है देख लीजिए, मार्केटिंग ऑटोमेशन अप्लाइज टेक्नोलॉजी टू मार्केटिंग प्रोसेस। यानी कि देखिए मार्केटिंग करना है, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, ठीक है, या फिर देखिए मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोला था मान लीजिए, तो जब तक मैं उसका मार्केटिंग नहीं करूँगी, जब तक मैं उसे बहुत प्लेटफॉर्म में पहुँचाऊँगी नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि मेरा एक नया चैनल है और उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट है। तो मार्केटिंग करने को यही होता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं क्या करती हूँ, फेसबुक में डाल देती हूँ, फिर टेलीग्राम में डाल देती हूँ, व्हाट्सएप में डाल देती हूँ, इंस्टा में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये पूरी मार्केटिंग क्या है, इतने सारे टेक्नोलॉजी के साथ हम मार्केटिंग करते हैं। ये मैंने जैसे अपना एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो हर जगह उसकी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो यही बोल रहा है मार्केटिंग ऑटोमेशन अप्लाइज टेक्नोलॉजीज टू मार्केटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया। अब आइए देखते हैं इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेनिंग। तो जैसे बहुत सारे आप लोग, कई बार क्या होता है कैंपेनिंग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे लॉन्च करते हैं आप लोग, कई बार बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे, जैसे कि बड़े बड़े शहर जैसे होता रहता है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इस टाइप के बड़े बड़े मॉल्स में क्या होते हैं, जो कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई नया बाइक लॉन्च हुआ है या नया कोई स्कूटी या स्कूटर लॉन्च हुआ है, तो उसको क्या करते हैं वो मॉल में आकर के बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कैंपेन करके मार्केटिंग करते हैं, और कुछ कुछ गेम्स भी खिलवाते हैं। ये आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। फिर कई बार आप लोगों को फॉर्म फिल करते होंगे, आप लोगों से डेटा लेते होंगे कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप जॉब करते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो इस टाइप से आप लोगों को पूरी डिटेल्स ली जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो कैंपेनिंग की जाती है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप जो प्रोडक्ट नया आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, उसको कस्टमर तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो अब ये आप डेफिनेशन पढ़िए, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कैंपेन मैनेजमेंट अलाउ द मार्केटर्स टू यूज कस्टमर रिलेटेड डेटा in order to develop, execute, evaluate the target communication and offers। जो मैंने समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्काउंट है उसके बारे में बताएं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला उसके बारे में बताएं। तो जैसे आप मॉल्स में जाते हैं और शॉपिंग करने जाते हैं, कोई कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को डिस्काउंट, ज़बरदस्त डिस्काउंट कूपन दिया जाता है, या फिर लिखा रहता है, पूरे दूर दूर से आप लोगों को दिया रहता है फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 80% ऑफ, इस टाइप का आप लोगों को बड़े बड़े बैनर में लिखा रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक से, इससे कंपनी का कभी भी लॉस नहीं होता है, हमेशा वो फायदे में ही चलते हैं, चाहे कितना भी ऑफर लगा दें, लेकिन कंपनी को हमेशा फायदा ही होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, ये कैंपेन जो मैनेजमेंट है, कैंपेन का मतलब कुछ नहीं है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और जैसे कि मान लीजिए मैं मार्केटिंग की हूँ, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने टीम मेंबर्स को, और फिर कस्टमर्स तक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रही। ठीक है, कैंपेन मैनेजमेंट क्या हो सकता है, एट द इंडिविजुअल कस्टमर बेसिस भी हो सकता है, कोई आप इंडिविजुअल टारगेट भी कर सकते हैं, और मल्टी चैनल भी हो सकता है, एक साथ बहुत लोगों को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, कैंपेन मैनेजमेंट किया जाता है। अब ये क्या है, कैंपेन मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर रनिंग अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन। तो ये कोई भी एक सिंगल बुक से देखिए नहीं लिया गया है, बहुत सारे डिफरेंट बुक मैं पढ़ती हूँ, गूगल सर्च करती हूँ, तब जाके ये कुछ डेटा मुझे मिलता है। अब देखिए, आपको मैं एक
आपको मैं एक एग्जाम्पल, ज़बरदस्त एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि मार्केटिंग कैंपेन क्यों की जाती है और इसका फ़ायदा क्या है। और आप लोगों को ये एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऑटोमेशन क्या है, कैंपेन मार्केटिंग क्या है। तो क्या हुआ था, देखिए ये कंपनी, नाइकी की कंपनी को आप लोग सब लोग जानते होंगे, शूज़ वगैरह पहनते हैं आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे शूज़ आते हैं, ब्रांड ही चलता है ये, ठीक है। तो 1987 में क्या हुआ था, पहले तो जब 80s था, बहुत अच्छी ज़बरदस्त कंपनी थी, अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो सेल थी कंपनी की 1987 में, वो अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, गिर गया, उसका पूरा मार्केट गिर गया नाइकी का। और क्या हो गया, कंपनी वो डाउन टू 18% ईयर ऑन ईयर, मतलब धीरे धीरे 18% बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होते क्या ये कंपनी का, एकदम अचानक से मार्केट इसका गिर गया। और इट हैड बीन डीथ्रोन्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेल्स चार्ट बाय रीबॉक। तो जो टॉप में आता था वो बिल्कुल उसको गिरा दिया गया, वो जो जैसे बोलते हैं राजगद्दी से उसे हटा दिया गया इस कंपनी को, जबकि वो एक ज़बरदस्त सेल और ज़बरदस्त कंपनी 80s में थी। लेकिन अब देखिए, मार्केटिंग कैंपेन या फिर कैंपेन मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू नाइकी ने ज़बरदस्त अपना सेल उठाया। और एक कैंपेन आप नाम सुने होंगे नाइकी का, जस्ट डू इट कैंपेन। तो नाइकी's response to this challenge was the most famous marketing campaign of all the time, just do it campaign। ये नाम आप लोग सुने होंगे और नाइकी के साथ हमेशा ये जुड़े रहता है, जस्ट डू इट कैंपेन। तो ये कैंपेन चला करके बहुत ज़्यादा प्रचार, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नाइकी करने लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि विद इन अ डिकेड ऑफ दिस कैंपेन नाइकी बिकम अ पावरफुल कंपनी एंड सेल क्लाइम्ड ओवर 10-fold to $9.2 बिलियन फ्रॉम $887 मिलियन। मतलब ये तो एक ऑफिशियल डेटा है कि इतने मिलियन डॉलर से कहाँ तक चला गया दोबारा से ये सब मार्केटिंग, और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से कैंपेन करना शुरू किया। अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी कि अब फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे मार्केटिंग कैंपेन की जाती है और इसका ज़रूरत क्या होता है, ठीक है। तो इट्स मार्केटिंग शेयर ग्रू फ्रॉम 18 to 43%, देखिए कितना अप हो गया। और फिर इससे भी ज़्यादा बात कि नाइकी चेंज्ड द वे पीपल सॉ नॉट जस्ट एथलीट वियर बट एथलीट देमसेल्फ। मतलब क्या है, अगर जो नाइकी की शूज़ आती थी या फिर नाइकी का प्रोडक्ट आता था उसको लोग एथलीट वियर ना समझ के खुद को एथलीट समझने की कोशिश कर दिए थे, सोचने लगे थे कि हम खुद एक एथलीट हैं। सोचिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों तक इसका हुआ था। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। सो वेदर यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और रीएक्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग वन, अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्त तरीके से उसकी मार्केटिंग कैंपेन करिए, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने पूरे मार्केटिंग कैंपेन को। और ब्रांड चलता है, ब्रांड से ही आप लोग चलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग को पिज़्ज़ा खाना है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, डोमिनोज का नाम आता है। भले बहुत सारे होंगे लेकिन सबसे पहले आता है पिज़्ज़ा डोमिनोज। अगर आप लोगों को बर्गर खाना है तो मैकडी का बर्गर याद आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बटर लेना है तो अमूल का बटर याद आता है। तो इस टाइप से ब्रांड से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। तो यही बताना चाहती हूँ कि एक ब्रांड वैल्यू बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। अब एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये चला था अपना 1988 के टाइम पे। तो वन ऑफ द टेलीविजन स्पोर्ट्स ऑफ कैंपेन फीचर्ड अ वीडियो ऑफ 80 years old marathoner वॉट स्टेक हु एक्सप्लेन्स टू व्यूअर्स हाउ ही रन 17 miles एवरी मॉर्निंग। तो क्या ये नाइकी, अगर आप टेलीविज़न देखते होंगे उस ज़माने में, तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आया करता था। और इसे मैं अभी आप लोगों के लिए 30 सेकंड के लिए चलाने वाली हूँ, फिर आप देखिए कि कैसे मार्केटिंग कैंपेन की जाती है और फिर ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए, I run 17 miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in the wintertime. I leave them in my locker.
आइए देखिए, आई होप आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से क्लियर होगा, मज़ा आया होगा। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, द स्टोरी लाइक वर्ड्स evoke an immediate emotional response in viewers and lead them to ask if these athletes can do why I can't। अगर ये जो 80 साल का जो ओल्ड मैन है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये शूज़ पहन के। तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट होता है या कोई सोप, साबुन, शैम्पू होता है, वो हमेशा क्या होता है, हीरोइंस लोगों को दिया जाता है, एक्ट्रेसेस लोग और एक्टर लोगों को दिया जाता है, ताकि उनसे मोटिवेट होके अगर वो इतना अच्छा दिख सकते हैं तो हम भी दिख सकते हैं। तो होता कुछ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो सके और उसके बारे में एक अच्छा पॉजिटिव थॉट जो कस्टमर है उनके दिमाग में ला सकें। ठीक है, तो the Just Do It campaign was so powerful that people began to contact Nike with personal stories about how they just did it। तो लोग, जो नॉर्मल लोग थे, वो नाइकी को कांटेक्ट करना शुरू कर दिए इसके बाद कि हमारी भी स्टोरी ऐसी थी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो फिर बहुत सारे नाइकी का जुड़ते गए लोग से। और देख लीजिए आप एक बार स्क्रीन में, ये जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, दिस टीम्स विन एवरीवन विन्स। तो ये ट्वीट किया गया था नाइकी की तरफ से, और ये एक स्क्रीनशॉट था नाइकी ट्विटर फीड वेयर इट प्रमोट्स जस्ट डू इट कैंपेन टैगलाइन। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नाइकी का टैगलाइन क्या है, तो जस्ट डू इट है। और इस तरीके से कैंपेन चलाई जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर कोई मैच चल रहा है, वहाँ पर ये जो शूज़ पहना गया है वो नाइकी का है। और इसके बाद एक स्क्रीनशॉट, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ नाइकी न्यू यॉर्क ट्विटर पेज वेयर इट प्रमोट्स न्यू शूज़ लॉन्च एंड अवेलेबिलिटी एट स्पेसिफिक आउटलेट। जहाँ जहाँ पर भी इसका आउटलेट्स हैं वहाँ पर पूरे बैनर लगा दिए जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम वगैरह में आप देखते होंगे, चाहे कोई भी स्टेडियम में, तो वहाँ पर पता नहीं कितने सारे लोग अपना एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। पूरा लिखा रहता है हर जगह, नीचे लिखा रहता है हर जगह, जो क्रिकेटर्स प्लेयर्स रहते हैं उनके टी शर्ट्स में लिखे रहते हैं। तो यही होता है मार्केटिंग कैंपेन या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर ऑटोमेशन। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नाइकी के बारे में जस्ट फटाफट हम देख लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इतना सारा डेटा कहीं भी आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, और खाली आप सोचेंगे कि फुल फॉर्म रट के चले जाएं या कोई चीज़ रट के चले जाएं, तो 12 क्वेश्चन कस्टमर रिलेशनशिप का आएगा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन ही बन पाएंगे। लेकिन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है। बस यही है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो आप देखा करिए अच्छे तरीके से, और हो सके तो नोट्स प्रिपेयर करिए, अदरवाइज से आप पीडीएफ भी रीड करते हैं तो आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और फिर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा टारगेट 10K का जल्दी से जल्दी अचीव करा दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ रहा है और वो हमें लाइक कर रहा है, हमारे चैनल को लाइक कर रहा है, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आने का। ठीक है, तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, देखिए कि पढ़ाने वाली जो वीडियो होती है, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, तो उसका लाइक और उसका व्यूज़ बहुत ही कम होता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। अगर आप लोग का सिलेक्शन होगा तो इन सभी लेक्चर के थ्रू होगा। अगर कोई आप लोगों को दिखा दे रहा है कि रेलवे का यार्ड दिखा दिया, रेलवे स्टेशन दिखा दिया, रेलवे के आसपास का दिखा दिया, क्वार्टर दिखा दिया, प्रमोशन पॉलिसी बता दिया, तो वो सब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई करने वाली वीडियो को भी इतना ही लाइक और इतना ही प्यार और इतना ही व्यूज़ दिया करिए, ताकि मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइकी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। और उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करके टाइम टू टाइम अपना चेक करिए कि किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं।
आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर मंथली, ईयरली एंड एनुअल एंड लाइफ टाइम पास आप लोगों को दिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम इसमें होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे के जितने एग्जाम हैं, बैंक के जितने एग्जाम हैं, सब कुछ आप लोगों से दिया जाता है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर ओपीबीडी, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज करिए। और मैं एज अ स्टूडेंट होती थी तो मैं इनका ही टेस्ट सीरीज खरीदती थी और टेस्ट सीरीज देती थी। अच्छा टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है, सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बोला जा रहा है, एक्चुअल में अच्छा होता है। आप ले करके देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कंपनी जो नाइकी है, उससे पहले किस नाम से जाना जाता था, हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाइकी को पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा, तो देख लीजिए। 25 जनवरी 1964 में ये कंपनी बनी थी। और कौन बनाया था? बिल बॉरमैन एंड फिल नाइट ने बनाया था। और ऑफिशियली इसका नाम नाइकी रखा गया 30 मई 1971 को, ठीक है। पहले देख लीजिए, ये ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ये सिंबल था नाइकी का। फिर आई थिंक ये आप लोग देखे होंगे, नाइकी का ये सिंबल या फिर लोगो था। फिर ये हुआ, अब सिर्फ ऐसा आता है। तो इवोल्यूशन होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया जाता है हर चीज़ में, तो इसीलिए ये फिर लोगो चेंज होता गया, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आइए सेकंड, इवेंट बेस्ड या फिर ट्रिगर मार्केटिंग। इवेंट बेस्ड या फिर ट्रिगर मार्केटिंग, नाम आप लोगों को बहुत अजीब लगा होगा कि ट्रिगर मार्केटिंग क्या होता है, इवेंट मार्केटिंग क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इवेंट मार्केटिंग, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इवेंट किस चीज़ का इवेंट। एक बार मैं आप लोग को ये पढ़ा देती हूँ, फिर मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, इवेंट ट्रिगर मार्केटिंग एग्जीक्यूट कैंपेन बेस्ड ऑन द इवेंट इन द कस्टमर लाइफ। मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों का बर्थडे आता है, ठीक है, तो आपने क्या घड़ी परचेज किया था कभी किसी भी टाइम में, टाइटन की घड़ी आपने या फास्ट ट्रैक की घड़ी आपने परचेज किया था। तो वहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स मांगता है, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है। एड्रेस नहीं भी मांगे, एटलीस्ट फ़ोन नंबर तो आप लोगों को मांगता है, ठीक है। फिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक इवेंट आप लोगों को आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आप लोग का बर्थडे आने वाला है, मान लीजिए जिस भी मंथ में, तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से एसएमएस करना शुरू कर देते हैं 1 महीने पहले ही कि डैश आप लोगों का बर्थडे आने वाला है, किसी भी पर्सन का XYZ। तो आप लोगों को ज़बरदस्त ऑफर दिया जा रहा है आपके बर्थडे स्पेशल के लिए, जैसे कि मान लीजिए 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर सेल लग रहा है, तो आप उसको आकर के परचेज करिए, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं कि कस्टमर लाइफ, कोई इवेंट अगर उनके लाइफ में है, जैसे कि बर्थडे हो गया या फिर किसी कपल की एनिवर्सरी है, तो कपल के लिए मान लीजिए कोई किसी ने किसी को डायमंड सेट दिलाया या फिर गोल्ड का सेट दिलाया, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कब दिलाएंगे। आप तभी दिला पाएंगे जब आप प्रिपरेशन करके जॉब में लगेंगे और अपनी वाइफ को या अपनी माता जी को या आपसे जो भी जुड़े लोग हैं आप उनको दिला सकते हैं, ठीक है। और गर्ल कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इंडिपेंडेंट होइए, फिर आप खुद के लिए परचेज करिएगा। तो जो भी इवेंट आता है, एनिवर्सरी आती है, तो 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाते हैं कंपनी वाले लोग। मान लीजिए कोई ज्वेलरी शॉप है या तनिष्क का है, तो मैसेज करना शुरू कर देते हैं या फिर ईमेल करना शुरू कर देते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। या फिर अगर आपने कभी केक का ऑर्डर किया हो तो केक वाले के पास से मैसेज आता है। तो इस तरीके का इवेंट आप लोगों की लाइफ में चेक करके कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देती रहती है, ऑफर देती रहती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इनकी, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, तो क्रिसमस के 1 महीने पहले ही उनके पास मैसेजेस आते रहते हैं, ऑफर्स आते रहते हैं कि ये बढ़िया बढ़िया हमारे पास ऑफर है। कपड़े का हो सकता है, कॉस्मेटिक हो सकता है, ग्रॉसरी आइटम हो सकता है, घर का डेकोरेशन वाला आइटम हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कुछ भी आइटम हो सकता है क्रिसमस से रिलेटेड, ठीक है।
तो ऐसा बहुत सारे चीज़ दिया, रक्षाबंधन के लिए होता है, होली की फेस्टिवल के लिए होता है, इंडिपेंडेंस डे का होता है। तो ये एक इवेंट होता है, इसी को ही हम बोलते हैं इवेंट बेस्ड और ट्रिगरिंग बेस्ड मार्केटिंग। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इवेंट अक्रिंग इन योर कस्टमर लाइफ्स एंड ऑफरिंग एप्रोप्रिएट मार्केटिंग फॉर एग्जैक्टली दैट इवेंट। समझ में आया? ऑफर करना उसी एग्जैक्टली उस इवेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है, ट्रिगर बेस्ड मार्केटिंग identifies keys event in a customer life cycle and triggers the right marketing at the right time to the individual. For instance, a simple offer presented on the week leading up their birthday. सिंपल से जो मैंने अभी समझाया है, राइट टाइम पे ऑफर को देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अब ये देखिए, ये सुंदर सा, ऐसा आप लोगों को कई बार मेल आता होगा, कई बार मैसेज आता होगा, या फिर जब आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तब इधर उधर आप लोगों को साइड में दिखाता रहता है कि ये ऑफर आया है। अमेज़न अगर आपने खोला तो अमेज़न का दिखाएगा, फ्लिपकार्ट आपने खोला तो फ्लिपकार्ट का दिखाएगा, अगर आपने नायका का खोला है तो नायका का दिखाएगा, मिंत्रा का खोला है तो मिंत्रा का दिखाएगा। तो ऐसे ढेर सारे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कैंपेन चलाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनसे जुड़ पाएँ, ठीक है। तो यही होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देख लीजिए, तो थर्ड वाला है वो है मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन आप लोग को लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट वर्ड है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को भी मैंने भी बहुत ज़्यादा बार पढ़ा, फिर मुझे समझ में आया कि तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन एक बार आप रीड करिए, फिर मैं फटाफट आप लोगों को समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ होता है। देखिए, जैसे कि मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन इज व्हेन यू टेक अ लुक एट योर मार्केटिंग कैंपेन डेटा एंड मेक डिसीजन अराउंड विच एड्स योर कैंपेन शुड रनिंग एंड विच यू शुड पॉज। मतलब क्या है इसका कि ऐसे कैंपेन, मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया और पूरे मार्केटिंग चला दिए, कैंपेन चला दिए, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है कस्टमर में, तो कस्टमर चाहते ही नहीं उस टाइप को, और आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं उसके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए। तो ऐसे मार्केटिंग को उसको पहले डेटा एनालाइज करना है कि आप सही जगह पे, राइट जगह पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं, कैंपेन लगा रहे हैं कि नहीं, और फिर उस टाइप के मार्केटिंग कैंपेन को कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। तो इसी को ही बोलते हैं मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आप 100 करोड़ रुपए लगाते हैं सिर्फ कैंपेन के लिए, और आप सब जानते हैं कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोपोगेंडा बनाने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, मेकअप का सामान है, मान लीजिए कोई हेयर ऑयल है या फिर मेकअप का सामान है, लिपस्टिक है, मस्करा है और बहुत सारे मेकअप के सामान है। अगर वो आप बॉयज़ हॉस्टल में जा करके प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो आप ऐसे जगह में जाइए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गर्ल या फिर वुमेन दिखाई दे, जैसे कि वुमेन का हॉस्टल हो गया, वुमेन कॉलेज हो गया, गर्ल्स स्कूल हो गया। तो उस जगह पे आप कैंपेन लगाइए, आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मान लीजिए अगर बॉयज़ हैं तो जिम वाला आइटम आप वहाँ लगाइए बॉयज़ हॉस्टल के आगे, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यही होता है मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 100,000 और इवन million of dollar a month on marketing, then you better be able to spend it efficiently as possible and you should keep running and which one you should pause, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया। अब सीधी सी बात है, ऑब्वियसली यू वांट टू कीप स्पेंडिंग मनी ऑन कैंपेन दैट आर गेटिंग यू कस्टमर एंड मेकिंग यू मनी। सीधी सी बात है, आप लोग वैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करिए, ऑर्गेनाइजेशन वैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कंपनी जो उसे कोई फ़ायदा दे, जिससे वो पैसे कमा सके, ठीक है। बहुत सारे मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन फिर किया जाता है, किस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, किस चीज़ को बंद कर देना है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदा दे रहा है, कौन सा चीज़ नुकसान दे रहा है। तो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए, यानी कंपनी को मिलना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव, यानी कि इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं किसी चीज़ को के लिए तो उसका रिटर्न भी उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं इन्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के लेक्चर के लिए, बहुत मेहनत करती हूँ,
ठीक है, ये एक इजी सब्जेक्ट नहीं है। मैं फिर से कहूँगी, अगर आप एक बार बुक पढ़ के देखिए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए, अदरवाइज स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और मैं देखती हूँ कि व्यूज़ कम आते हैं पढ़ने वाली वीडियो में, तो व्यूज़ आए। अगर कोई मान लीजिए व्यूज़ है पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, DFCCIL के क्वार्टर से रिलेटेड, DFCCIL के ट्रेन से रिलेटेड, उसमें पता नहीं कितने एक घंटे में 10,000 के 20,000 के आते हैं, लेकिन वो सब आप लोग को तभी मिलेगा जब आप इस पर एफर्ट करेंगे। तो ये वीडियो सब ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं नहीं कहती कि वो मत देखिए, वो भी देखिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले करके दीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। देखिए मेरा ऑलरेडी जॉब लगा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और दो जगह मेरी जॉब लगी हुई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, मेरे चैनल से निकल करके आए, मुझे उतनी ही बहुत खुशी होगी और लाइक मिलते रहे बस। अब मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस दैट यू और समवन ऑन योर मार्केटिंग टीम will continue on a daily, weekly और मंथली बेसिस। और आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया है, डेटा को कलेक्ट करके किया जा सकता है, जैसे कि दिया जाता है फॉर्म या फिर एक चार्ट दे दी जाती है, उसमें आप लोगों को पूरा एक्सेल शीट में भरना होता है कि मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डेटा पूछता है, एनालाइज करना पड़ता है डेटा को, फिर एक्शन लेना पड़ता है, फिर मार्केटिंग कैंपेन चलाना है या नहीं चलाना है, फिर उसको रिपीट डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे रिपीट करना होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जिसे हम बोलते हैं SFA। एंड ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, रीड करिए एक बार। इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRM, व्हाट डज द एब्रिविएशन SFA स्टैंड फॉर? तो इट इज़ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। और ये जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर नहीं लगाया है क्योंकि पढ़े ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा। तो वीडियो पूरा देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इससे ज़्यादा बाहर कहीं भी नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या होता है। तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन वॉज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल CRM। इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन SFA किसका पार्ट है, तो आप लोगों को ये लगाना है कि ऑपरेशनल CRM का पार्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्स मतलब सेलिंग। सो SFA applies technology to the management of company's selling activity। मेनली सेलिंग एक्टिविटी को देखता है कंपनी का। कैसे देता है देखिए, this technology helps a business to collect, store, modify, analyze and ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डेटा। मतलब क्या है कि आप लोगों से डेटा इकट्ठा की जाती है। जैसे कि आपने अमेज़न में अगर आप जाएंगे और कोई चीज़ परचेज करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का ऑर्डर हिस्ट्री होती है कि आपने पिछले महीने क्या मंगाया था और इस महीने क्या मंगाया, उसके अगले महीने क्या मंगाया था। तो इस टाइप के डेटा कलेक्ट की जाती है, उसको स्टोर की जाती है, फिर मॉडिफाई की जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप जिम के चीज़ों को मंगाते हैं, ज़्यादातर मान लीजिए प्रोटीन शेक मंगाते हैं, जिम वाले चीज़ें मंगाते हैं, पिछली बार भी आप महीने वही मंगाए थे, उसके पिछले महीने भी वही मंगाए थे। तो अब जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट है आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे ऑफ़र रखेंगे कि देखिए ये अच्छे अच्छे ऑफ़र हैं, आप इसको अवेल करा सकते हैं, कूपन कोड भी लगा सकते हैं, कैशबैक भी आप लोगों को मिलेगा। फिर मॉडिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस टाइप के स्ट्रेटेजी अपना करके एक एफिशिएंट सेल्स करते हैं, मतलब एक बेहतरीन सेल हो जाती है उनकी भी। और फिर SFA क्या है देख लीजिए, SFA सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय वेरियस सेल्स पर्सन सच एज सेल्स पर्सन इन B2B, B2C कंटेक्स्ट, डोर टू डोर सेल्समैन, डायरेक्ट सेलर, ऑनलाइन सेलर एक्सेट्रा। मतलब क्या देखिए, सबसे पहले तो ये B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल होता है, बिजनेस टू कस्टमर मॉड्यूल होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट होते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगी, B2B वाला कंसेप्ट पूरा
इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी समझिए कि सेल्स जो SFA सॉफ्टवेयर होता है, आप देखे होंगे कि आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है। डोर टू डोर सेल्स मैन आते थे पहले, जैसे कि आप बहुत देखे होंगे, और एक मूवी में भी था आई थिंक, फिल्टर बेचने जाता था, फिल्टर के सारे स्पेसिफिकेशन जाता था यूरेका फोप के आई थिंक। तो ये सब चीज़ें हैं मैम, आप ये परचेज कर लीजिए, इसमें इतना अच्छी क्वालिटी है, और दिन में एक आध सेल तो हो ही जाता था। और डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से सेल्समैन आप लोग के सामने प्रेजेंट कर पाता है। तो इस तरीके का ये होता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के अंदर आता है। डायरेक्ट सेलर भी होते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट सेल करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि उनका कितने अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ एक रिलेशन बन रहा है, बता पा रहे हैं वो, उसके हिसाब से हम सामान खरीदते हैं। ऑनलाइन सेलर ऑनलाइन होते हैं तो वो हम खुद देखते हैं रेटिंग के अनुसार से कि कितनी अच्छी रेटिंग है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और बहुत सारे लोग अपना फीडबैक भी लिख करके रखते हैं नीचे में कि ये वर्स्ट प्रोडक्ट था, वर्स्ट एक्सपीरियंस है, या ठीक ठाक प्रोडक्ट था, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गो फॉर इट। तो इस टाइप के ऑनलाइन सेलर्स भी होते हैं। और अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो आप अपने फेसबुक अकाउंट वगैरह में जनरली देखते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई वैसे भी शादी ब्याह का माहौल था तो लहंगा दिखाया जाता था बहुत सारे, तो मैं भी कभी कभार देख लिया करती थी लहंगे, ये इतने टाइप के लहंगे हैं, और पहन के भी दिखाते थे। फिर उस पर ऊपर लिखा रहता था कि ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल करके ये मंगा सकते हैं, लहंगा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये होता है ऑनलाइन सेलर। या फिर अगर कोई हैंडीक्राफ्ट है उसको भी परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इससे कांटेक्ट करिए। तो ये होता है ऑनलाइन सेलिंग। एंड इससे क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय द मैनेजर टू ट्रैक कस्टमर, मैनेज सेल्स पाइपलाइन, कस्टमाइज द ऑफर्स एंड जनरेट रिपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर को ट्रैक किया जाता है और मैनेज किया जाता है सेल्स पाइपलाइन। तो ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि पाइपलाइन मैनेजमेंट क्या होता है। उससे पहले आप देख लीजिए ये अकाउंट मैनेजमेंट है। और जब आप SFA पढ़ेंगे तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं जो इनको फॉलो करना होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आप लोगों को जैसे कि अकाउंट बनाना पड़ता है। मालूम है अमेज़न के अकाउंट होता है, फ्लिपकार्ट का अकाउंट होता है, मिंत्रा का अकाउंट होता है। तो ऐसे क्या करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट किया जाता है। अकाउंट पहले बनाया जाता है, उसमें आप लोग का पर्सनल डिटेल ली जाती है, नाम क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कितने साल के हैं, क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, ओल्ड हैं, क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। तो ये सब आप लोगों की पर्सनल लिया जाता है इंफॉर्मेशन। पास्ट कॉन्टैक्ट एंड पास्ट ऑर्डर डिलीवर्ड, यानी कि आपने पहले कौन सा प्रोडक्ट मंगाया है, अभी आप क्या खरीदना चाहते हैं वो चीज़, एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसा रहा है आपका, यानी कि ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट तक का जाता है आपका। ठीक है, ये सब वो खुद ही एनालाइज कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं या फिर आप किसी डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, SBI का या फिर कोई और डेबिट कार्ड का। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो क्रेडिट कार्ड का फिर ऑफर्स आप लोग के सामने आएगा, डेबिट कार्ड का ऑफर आएगा, EMI का ऑप्शन आएगा। तो ये सब आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। सेकंड वन इज़ द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। तो जनरली ये होता है बिलिंग एड्रेस में आप लोग को लिखा रहता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं तब वहाँ पर लिखा रहता है ईमेल ID, एड्रेस, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस फॉर मेंटेनिंग दी कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर आता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मेनली क्या होता है, प्रोडक्ट का लिस्ट रहता है, ब्रोशर रहता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैनुअल्स रहते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी रहती है। जैसे कि आप अगर मोबाइल परचेज करते हैं तो उससे जो रिलेटेड डेटा है, मॉडल नंबर क्या है, कितने रेट का है, कितना इसका फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, कितना इसका रैम है, रोम है, इंटरनल है, सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है। स्क्रीन कितना बड़ा है, कलर कौन सा है, तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। प्राइस लिस्ट लिखा रहता है। कोटेशन टेम्पलेट लिखा रहता है कि और दूसरे जो सेलर्स हैं वो कितने रुपए में दे रही है। ठीक है, फिर लीड मैनेजमेंट किया जाता है, दैट इट एनेबल द बिजनेस टू क्रिएट असाइन लीड्स टू वेरियस सेल्स पर्सन। तो यहाँ पर लीड किया जाता है और फिर ट्रैक द सेल्स लीड, ट्रैकिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ तक ये सामान पहुँचा है। फिर पाइपलाइन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया, मान लीजिए नागपुर से आ रहा है, वो शिप हुआ है और जाना दिल्ली में है, तो उसके बीच में जितने भी एंटायर प्रोसेस है, शिपिंग हुआ, पैकिंग हुआ, फिर मैसेज भी आता है आपके पास आउट ऑफ द डिलीवरी, तो वहाँ से लेकर के पूरा डिलीवर तक होने का
और पूरे क्लोजर तक के चीज़ों मैनेज जो करते हैं उसको बोलते हैं पाइपलाइन मैनेजमेंट। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है प्रोडक्ट एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब आप लोग को पता है कि किसी चीज़ के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रहना, पूरी भरपूर इंफॉर्मेशन रहना कि वो प्रोडक्ट अगर है तो उसका नाम क्या है विद देयर नेम, फिर उसके बाद उसका मॉडल नंबर रहता है, उसके बाद उसका पिक्चर भी रहता है, साथ में आइटम कौन सा, स्पेसिफिकेशन तो रहता ही है, जैसे कि मैंने अभी मोबाइल का एग्जांपल दिया। एंड इट इज़ मेड एक्सेसिबल टू ऑनलाइन टू कस्टमर ऑनलाइन भी आजकल सारी जानकारियाँ मिल जाती है, या अगर सिंपली आप गूगल में टाइप करेंगे तो उसके बारे में, पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप लोगों से मिल जाएगी। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इट एनेबल द यूजर और कस्टमर्स टू डिज़ाइन एंड प्राइस द प्रोडक्ट बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब यह है कि आप कस्टमर के चॉइस के हिसाब से उसको प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर करके देना। यानी कि अगर मैं एग्जांपल में मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उन्हें बाइक अलग टाइप का ही कुछ पसंद होता है, तो क्या कि अपने पसंद के अनुसार से वो बता देते हैं कि इस टाइप का मुझे चाहिए, और वो फिर कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद होता है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। तो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक 3D मॉडल उस प्रोडक्ट का तैयार करके देना, या सिंपली अगर आप देखते होंगे अगर कोई मंदिर डिज़ाइन हो रहा है तो उसका एक मॉडल प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल दे देते हैं कि ये मंदिर इस टाइप का दिखेगा, इसमें इतना मंजिला होगा, एक छोटा मंदिर होगा, एक बड़ा मंदिर होगा, साइड आसपास का एरिया खाली रहेगा, तो ये सब कुछ बता देते हैं, एंट्री यहाँ से होगी। तो इसे बोलते हैं 3D विजुअलाइजेशन। या अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का पूरा 3D विजुअलाइजेशन किया जाता है। फिर कोटेशन मैनेजमेंट होता है। तो कोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी काम की संभावित लागत का विवरण। अगर कोई काम है, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है तो उसका कितना लागत आ रहा है, उसका भाव क्या है, उसी को बोलते हैं कोटेशन। एक कोटेशन होता है, टेंडर होता है, कंपनी निकालती है कोटेशन एंड टेंडर, दोनों में डिफरेंस देखिए सिर्फ अमाउंट का होता है। बाकी अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो कोटेशन मैनेजमेंट भी किया जाता है। इट अलाउ द सेल पर्सन एंड द मैनेजर टू एडिट, टू क्रिएट एंड डिलीवर द कस्टमाइज्ड प्रपोजल। उसके बाद आता है सेल्स प्रेडिक्शन। सेल्स प्रेडिक्शन तो ये चला गया। देखिए सेल्स प्रेडिक्शन क्या होता है, सिंपल प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है कि अगर संभावित आने वाले समय में आपका फ्यूचर फिर कैसे आप खरीदेंगे, कैसा आपका पैटर्न है, उसको देखते हुए आगे आप फ्यूचर में कैसे परचेज करेंगे, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, सेल्स प्रेडिक्शन। आई थिंक ये आप लोगों को पूरा एसएफए क्लियर होगा। इतना ही एसएफए, तो इतना ही पढ़ना है आप लोगों से। इसके बीच में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आता है सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस ऑटोमेशन बहुत ही सिंपल है, नाम लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ ऑटोमेशन दे दिया है, सर्विस का ऑटोमेशन। तो मैं आप लोगों को पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि सर्विस ऑटोमेशन क्या होता है, फिर एक बार रीड करूँगी। आप देखिएगा कि इतना सारा जो मैंने बताया हुआ है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या है बताते हैं। देखिए कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी सर्विस से रिलेटेड चीज़ को बोलते हैं ऑटोमेशन। कैसे करते हैं, देखिए कोई आपने प्रोडक्ट मंगाया मान लीजिए अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो जैसे मान लीजिए कोई एयर कंडीशनिंग एसी मंगाया हुआ है और उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, या फिर कुछ उसका सर्विस आप चाहते हैं कि उससे अच्छे से हवा नहीं आ रही है, जाम हो गया है, तो उसके पंखे को साफ़ कराते हैं। अगर वो वारंटी पीरियड में तो आते हैं वो करने के लिए, फील्ड सर्विस दे करके जाते हैं, और फिर आप उसका फीडबैक वो दे करके जाते हैं कि हाँ अच्छा सर्विस था और मज़ा आ गया इस कंपनी से खरीदते हुए, या अमेजन से खरीद करके। अगर एलजी कंपनी आपने खरीदा है तो एलजी से ज़बरदस्त आपने एक्सपीरियंस लिया है। या फिर अगर आपने कोई फ़िल्टर मंगाया है तो फिल्टर का भी जो है वो सर्विस मांगता है, आया उसके बाद आप लोगों को फीडबैक मांगता है, सर्विस अच्छे से कर करके दे दिया, जो चेंज करना था उन्होंने कर दिया आइटम को, और फिर ठीक ठाक कर दिया आपके फिल्टर को, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त टाइप का सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस दे रहे हैं उसमें कितना अच्छे से आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ और कितने अच्छे से आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना करके रख पाएँ, कि ताकि वो फ्यूचर में भी आप लोग से ही सर्विस ले, या फिर अगर उनका कोई रिलेटिव है, उनका कोई जानकार है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये सजेस्ट करें कि आप इनका प्रोडक्ट खरीदिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मान लीजिए आपने कोई सिम लिया है
या फिर अगर कोई रिचार्ज आपने कराया हुआ है तो आपके कस्टमर केयर पे जनरली फ़ोन करते हैं उनके कस्टमर पे, या फिर जो जनरल 198 पे कॉल करते हैं और वहाँ से फिर मैसेज टेलीफोनिक आते रहता है कि इंग्लिश में जानने के लिए 1 दबाएं, हिंदी में जाने के लिए 2 दबाएं, पिछले मेन्यू में जाने के लिए स्टार दबाएं, अगर आप का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है तो 3 दबाएं। इस टाइप से आप जनरली लोग आप सर्व करते होंगे, और अगर आप वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सर्विस अच्छी देते हैं, तो आप फिर उससे सेटिस्फाई होते हैं और फिर उन्हें थैंक यू कहते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, इस कॉल के बाद अगर आप एक फीडबैक फॉर्म आएगा जैसे अमेजन जनरली करता है, तो इसके बाद आप लोगों से इसके बाद क्या बोलते हैं कि एक फीडबैक आएगा, आप उसको ज़रूर उसका रिप्लाई करें। इस टाइप की सर्विस होते हैं। फेस टू फेस भी कई बार होता है, ठीक है, फेस टू फेस भी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे कि इंटरव्यू होता है, कई बार आप देखते होंगे इंटरव्यू होता है, फिर प्रोडक्ट का बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, घर में जा के भी पूछते हैं कि पहले होता था, ठीक है, कि फेस टू फेस जा कर के पूछें ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। तो ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बाद में उसका पूरा फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका पूरे इस को बोलते हैं सर्विस ऑटोमेशन। अब आप एक बार रीड करिए और आपका फटाफट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सर्विस ऑटोमेशन इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सर्विस कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, फर्स्ट पॉइंट। Second, service automation helps the company to manage their service operation whether delivered through a call center, जैसे मैंने बताया, कॉन्टैक्ट सेंटर, अगर उनका कोई कस्टमर केयर वाला है तो वहाँ पर जाके करा सकते हैं। फील्ड सर्विस भी देते हैं, जैसे कि एसी रेफ्रिजरेटर के केस में, अपना फिल्टर केस में फील्ड सर्विस देते हैं। वेब देते हैं, अगर मान लीजिए पॉसिबल नहीं है आना तो वेब से कनेक्ट होकर के इंटरनेट के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर फेस टू फेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, हाई लेवल का एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें लिखा है जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्या हो जाता है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्विस ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट इज यूजुअली द रिटेल आउटलेट और अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर करते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी का सिम लिया है आइडिया के लिए, तो आइडिया के लिए आपको क्या कस्टमर केयर में जाकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करवाते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया है सैमसंग का या फिर वीवो का या ओप्पो का, रियलमी का, रेडमी का, तो सारे का कस्टमर केयर का रहता है आपके आसपास के एरिया में। रिटेल आउटलेट भी रहते हैं, तो वहाँ जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। अगर रिजॉल्व कर दिए तो आप खुश हो गए, सेटिस्फाई हो गए। अदरवाइज कॉल सेंटर में जाकर के ठीक करवाना, कॉल सेंटर में कॉल करना होता है, ठीक है। द पीपल वर्किंग एट दिस टच पॉइंट, यानी कि जो भी पर्सन है अगर वो कस्टमर केयर में बैठे हुए हैं, कस्टमर केयर सेंटर में, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टूल देखते हैं कि क्या खराबी है। मान लीजिए अगर आप ले करके गए अपना फ़ोन और ये बोले कि मैम ये हेडफोन से आवाज़ नहीं आ रही है, इसका जैक खराब है, जैसे कि मेरे केस में हुआ है, ये क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है और मैं जल्द से जल्द माइक यूज़ करने की कोशिश करूँगी। और अगर वो आपका देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं जैक चेंज करना है, तो जैक चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, खुश हो जाते हैं। अदरवाइज फिर आप लोग को कोई और ऑप्शन देखना होता है। तो इसी तरीके का क्या होता है, सर्विस ऑटोमेशन की जाती है, ये सब पार्ट है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, IVR। इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म अगेन आप लोगों के लिए, तो इसे $स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर कॉमन इन सर्विस ऑटोमेशन। कॉल राउटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू द एप्रोप्रिएट हैंडलर, एंड ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और इस टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने कहा था, ये एक मिनट, जैसा कि मैंने कहा था कीपैड, टेलीफोन कीपैड वाला ऑप्शन, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। प्रेस 1 फॉर ऑप्शन ए, प्रेस 2 फॉर ऑप्शन बी, एंड बाय वॉइस। अब आता है ट्विटर और फेसबुक कैंपेन। तो कैसे सर्विस दी जाती है, देखिए, जैसे कि ट्विटर कैंपेन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। SSC जैसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट खींचे जा रहा था, तो एक ट्विटर कैंपेन चलाई गई थी बड़े पैमाने में। पूरे स्टूडेंट्स, जितने टीचर हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं,
सबको ही हिस्सा था और सबको एक पार्ट हुआ था इस ट्विटर कैंपेन का, रिजल्ट डिक्लेयर करो और एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। रेलवे के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो इसीलिए इस टाइप को उन्हें सर्विस देना पड़ा। और जानते हैं आप सभी लोग कि जल्द से जल्द एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया था। तो इस आजकल ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी कस्टमर अपना कंप्लेन करते हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। तो यही होता है सर्विस ऑटोमेशन। और जैसे कि मैंने बताया, लार्ज कैपिटल इक्विपमेंट, जैसे कि इसमें मेनली क्या होता है, फील्ड सर्विस दी जाती है। और फील्ड सर्विस यानी कि अगर आपका एसी खराब हो गया है या रेफ्रिजरेटर खराब हो गया या फिल्टर खराब हो गया है, तो इस टाइप को टेक्नीशियन को भेजा जाता है और वो फिर रिपेयर करता है, ठीक है। और फिर एक मैनेज करके फिर आपका फीडबैक लेता है कि किस टाइप से वो सर्विस दिया, और फिर आप उसे थैंक यू कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई लैपटॉप वगैरह है तो उसका सर्विस सेंटर होता है, मोबाइल है उसका सर्विस सेंटर है। तो यही होता है यही होता है सर्विस ऑटोमेशन, ठीक है। समझ में आया सर्विस ऑटोमेशन क्या होता है? आई थिंक ये सारा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना आज हम लोगों का सेकंड क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम और एक बात करेंगे, एनालिटिकल सीआरएम एंड मॉडल्स ऑफ सीआरएम डिस्कस करेंगे। तो 4 टाइप का मॉडल हम डिस्कस करेंगे और देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया है और आ सकता है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अब आप क्या करिए, अब आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से रीड करिए और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन जरूर बनेगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एनालिटिकल सीआरएम शुरू कर देंगे और अगर अच्छा लगे तो आज का भी लेक्चर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।